छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों। छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। लाखों बार गगरियाँ फूटी पर सिकन ने आई पनघट पर। लाखों बार गगरियाँ फूटी पर सिकन ने आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियाँ डूबी पर चहल पहल वही है तट पर। कश्ती माने नाव। लाखों बार कश्तियाँ डूबी पर चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम माने होता है अंधकार, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों। लव का मतलब होता है प्रकाश। लव की आयु घटाने वालों। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। उपवन माने बागीचा। लाख पतझड़ कोशिश कर ले लेकिन कभी उपवन यानी बागीचा मरा नहीं करता है। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। चंद खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। गोपाल दास नीरज की ये रचना, ये लाइन, ये कविता आपके निराशा भरे जीवन में उत्साह एवं ऊर्जा भरने का कार्य करता है। गोपाल दास नीरज की ये जो रचना है, ये लाइन है, आपके जीवन में, आपके निराशा भरे जीवन में एक नई उत्साह, एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत देती है। तो आइए आज इसी नई ऊर्जा, नई ताकत, नई सोच के साथ हम लोग हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। एक नए पाठ्यक्रम हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए आज से हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। व्याकरण को शुरू करने से पहले आपको बता दें, व्याकरण में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपको पढ़ना है कंप्लीट व्याकरण, यानी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का ग्रामर आपको बताएंगे। बेसिक का मतलब ये हुआ, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको ग्रामर के बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको हिंदी ग्रामर यानी व्याकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम एकदम जीरो से लेकर के शिखर तक चलेंगे। यानी जीरो से हम लोग शुरू करेंगे और शिखर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसी विश्वास, इसी आशा के साथ आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। तो पहले आप जान लीजिए इस व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। आप बताएंगे व्याकरण में भाषिक प्रक्रिया होती है। व्याकरण में भाषिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत भाषा के शुद्धतम रूप को लिखा, बोला, समझा एवं सुना जाता है। व्याकरण वह भाषिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत भाषा के शुद्धतम रूप को लिखा, बोला, समझा एवं सुना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्याकरण में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं तो आप बताएंगे व्याकरण में दो उपसर्ग होते हैं। कौन कौन? बी धन आ। इन दो उपसर्गों से मिलकर बना है क्या? व्याकरण। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा है कि व्याकरण में कौन कौन से दो उपसर्ग होते हैं, तो बताएंगे पहला बी, दूसरा आ। तो हमारा जो व्याकरण है वह बी धन आ धन कर्ण शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें यह शुरू वाले जो दो आप देख रहे हैं ना, यह दोनों उपसर्ग हैं। क्या हैं? उपसर्ग हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है इसे बाद में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल जानिए कि व्याकरण में बी और आ दो उपसर्ग होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद कैसे करेंगे या संधि विच्छेद करने पर क्या आएगा, तो आप बताएंगे व्याकरण का संधि विच्छेद होता है बी धन आकरण। क्या होता है? तो आप बताएंगे बी धन आकरण। अब आपसे पूछा जाए कि व्याकरण में कौन सी संधि होती है, तब आप बताएंगे इसमें यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाषा के रूप पर, यानी भाषा के कौन कौन से रूप हैं। हमने कहा एकदम हम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम न्यू से। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप बताएंगे मुख्यतः दो रूप होते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर कोई पूछे तब आप बताएंगे तीन रूप होते हैं। तो दोनों हम लोग जानेंगे। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मुख्यतः दो रूप होते हैं। अब दो रूप कौन कौन है भाई? दो रूप होते हैं, लेकिन कोई सामान्यतः आपसे पूछेगा तब आप बताएंगे सामान्यतः इसके तीन रूप होते हैं। कितने? तीन रूप होते हैं। अब दो रूप कौन कौन से होते हैं तो आप यही समझ लीजिए। इसके दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। एक मौखिक और दूसरा लिखित है। लेकिन अगर सामान्यतः पूछा जाए तो मौखिक और लिखित तो होंगे ही। अगर कोई आपसे सामान्यतः पूछ ले तो मौखिक तो होगा ही, मौखिक ये तो रहेगा ही, ठीक है, और लिखित भी रहेगा। मौखिक और लिखित ये दोनों रहेंगे ही, लेकिन एक इसमें बढ़ जाता है सामान्यतः अगर कोई पूछेगा तो तीसरा क्या बढ़ जाता है, तो आप बताएंगे सांकेतिक। क्या होता है भाई? सांकेतिक। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे
अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा के कितने रूप होते हैं तो मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन सामान्यतः पूछा जाए तो आप बताएंगे भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब हम लोग बात करेंगे मौखिक क्या होता है, यानी भाषा का मौखिक रूप क्या होता है। तो आपको बताते हैं भाषा का जो मौखिक रूप है यह भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप होता है, सबसे पुराना रूप है, सबसे पुरानी पद्धति है। क्यों है भाई? क्योंकि जब भी कोई एक बच्चा पैदा होता है, इस संसार में आता है, इस धरती पर आता है, तो सबसे पहले वह कोई ध्वनि, कोई आवाज़ निकालता है। जब आवाज़ निकालता है तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो बड़ा होने के बाद वह बोलना सीखता है, यानी अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वह जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मौखिक भाषा कहते हैं। यानी संसार में जितने भी लोग आए हैं, इस धरती पर आए हैं, पहले वो कोई आवाज़, कोई ध्वनि निकालते हैं, फिर वो धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। बोलना यानी मुंह से बोलते हैं, इसलिए उस भाषा को हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। यही कारण है कि जो मौखिक भाषा होता है वह क्या होता है? सबसे प्राचीनतम रूप होता है, सबसे पुराना रूप होता है, सबसे पुरानी पद्धति होती है। अगर हम बात करें भाषा के लिखित रूप का, तब आप बताएंगे जो भाषा का लिखित रूप होता है यह सबसे क्लिष्ट एवं प्रभावशाली होता है। यह भाषा का सबसे क्लिष्ट एवं प्रभावशाली होता है। अब क्लिष्ट क्यों होता है, प्रभावशाली क्यों होता है भाई? क्लिष्ट माने होता है कठिन, क्लिष्ट माने होता है कठिन। अब कठिन क्यों होता है? क्योंकि हम तो उसके सामने मौजूद नहीं होते। यानी लिखित जो है, लिखित का मतलब लिख करके अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। जब आप लिख करके अपनी बात को कह देते हैं तो उसी को हम लोग भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अब भाषा का लिखित रूप का साधन क्या हो सकता है? जैसे पत्र हो सकता है। पत्र के अलावा जो है आप क्या कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए तमाम कहानियाँ आप लोग पढ़ते हैं, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, उपन्यास है, नाटक है, ये जितने भी विधाएँ हैं, हिंदी की जितनी भी विधाएँ हैं, ये सभी के सभी क्या है? भाषा का लिखित रूप होता है, यानी भाषा के लिखित रूप होते हैं। अब भाषा का लिखित रूप होता है इसलिए वो क्लिष्ट क्यों होता है भाई? क्योंकि आप उसके सामने होते नहीं, यानी जिसको भी हम पत्र लिखे उसके सामने होते नहीं, लेकिन वह पढ़ करके हमारी बातों को समझ लेता है, इसलिए वह भाषा का क्लिष्ट रूप माना जाता है। लेकिन अगर प्रभावशाली की बात करें तो प्रभावशाली क्यों होता है? क्योंकि अगर आप कोई बात किसी को व्यक्त करते हैं, किसी के सामने कहते हैं, आप ऐसे मौखिक रूप से किसी के सामने कोई बात कहिए, कोई बात आप व्यक्त करिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए, तो सामने वाले पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उसी बात को, उसी भावना को अगर आप लिख करके किसी को दे देते हैं, किसी को पत्र में आप लिख करके वो बात आप उसको उसके तक पहुँचा दें जिसको आप कहना चाहते हैं, तो उस बात का, उस शब्दों का बहुत ही अधिक प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। यही कारण है कि लिखित भाषा का प्रभाव सबसे अधिक इंसान के ऊपर पड़ता है। यही कारण है कि भाषा का जो लिखित रूप होता है वह सबसे क्लिष्ट एवं प्रभावशाली होता है। यानी जितने भी राइटर होते हैं वह भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। वह आपके सामने तो नहीं होते, आपके सामने मौजूद तो नहीं होते, लेकिन अपनी बातों को कह जाते हैं। वो जब चाहते हैं आपको रुला देते हैं, जब चाहते हैं आपको हंसा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, अगर कोई मार्मिक दृश्य का वर्णन है, कोई ऐसी घटना का वर्णन है जिसको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये क्या है? भाषा का प्रभावशाली रूप है, क्योंकि आपके ऊपर प्रभाव डाल दिया, आपको रुला दिया। लेकिन कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जहाँ आप पढ़ करके हंसने लगते हैं, जैसे चुटकुला होता है, आप पढ़ते हैं, पढ़ करके हंसने लगते हैं। तो ये हिंदी की जितनी भी विधाएँ हैं ये सभी क्या होती हैं? भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं और ये बड़े ही प्रभावशाली एवं क्लिष्ट होते हैं। लेकिन अगर मौखिक भाषा की बात करें तो मौखिक वाले में क्या है भाई? केवल आप सुनते हैं, केवल आप सुनते हैं, मौखिक बोलते हैं, सामने वाला सुनता है। जैसे रेडियो से आप समाचार सुन रहे हैं, ये क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। अगर आप प्रवचन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये सभी क्या हैं? भाषा के मौखिक रूप हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर पे पढ़ लेते हैं भाषा का सांकेतिक रूप। भाषा का सांकेतिक रूप क्या होता है? तो यह भाषा का जो सांकेतिक रूप होता है यह लगभग हर इंसान इसका प्रयोग करता है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, सभी के सभी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई? मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों पति पत्नी हैं, पति पत्नी दोनों गूंगे हैं। मान लीजिए पति और पत्नी दोनों गूंगे हैं, वो बोल नहीं सकते हैं और वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। दोनों गूंगे भी हैं और दोनों पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब ऐसे में अपनी बात को कैसे व्यक्त करेंगे? अपनी भावनाओं को कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे भाई आप लोग बताइए? जब वो पढ़े लिखे भी नहीं है, यानी लिख भी नहीं सकते, और वो मौखिक यानी बोल भी नहीं सकते, फिर वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे? तब वह तीसरे नंबर का सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। क्यों? उनको खाना होगा तो कैसे कहेंगे? ऐसे, मतलब मुझे खाना है, मुझे भूख लगा है। पानी पीना होगा तो ऐसे करेंगे, मुझे पानी पीना है।
उनको अगर बुलाना होगा तो ऐसे ऐसे करेंगे। ये तो आप लोग भी करते हैं, किसी को बुलाना होता है तो आप ऐसे ऐसे बुलाते हैं। किसी को कहना होता है, मान लीजिए बहुत दूर है, उसको कहना नहीं, नहीं चले जाओ चले जाओ, जाओ जाओ काम हो गया। आप ऐसे करेंगे कि चले जाओ चले जाओ, बुलाना है तो आ जाओ आ जाओ, दूर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग हर कोई करता है, चाहे वह गूंगा हो या ना हो, चाहे वह पशु पक्षी हो या जीव जंतु हो। जीव जंतु भी अपनी में क्या करते हैं, वह कोड भाषा में जो है सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, उस सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। वो अलग चीज़ है कि सांकेतिक भाषा को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जो पशु पक्षी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वह सभी के सभी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जीव जंतु भी करते हैं, हम आप भी करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। किसी को बुलाना होगा तो बुलाएंगे, किसी को टाटा करना होगा, बाय करना होगा तो ऐसे करते हैं आप, सामने वाला समझ जाता है ना। तो ये सांकेतिक भाषा भी क्या होता है, बड़ा ही इजी, बड़ा ही आसान तरीका होता है अपनी भाषा को, अपनी भावनाओं को, अपने जो है अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक बड़ा ही आसान तरीका क्या है, भाषा का सांकेतिक रूप है। ठीक, तो आशा करते हैं तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मौखिक रूप जो मुंह से केवल व्यक्त कर देते हैं, लिखित रूप जो लिख कर व्यक्त किया जाता है, और सांकेतिक जो संकेतों द्वारा हम लोग अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। सांकेतिक रूप क्या होता है, जब हम अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे ही भाषा का सांकेतिक रूप कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ लेते हैं भाषा के भाग, यानी भाषा के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं भाषा के भाग। कौन कौन से भाग होते हैं भाई भाषा के, तो भाषा के भी कई भाग होते हैं। तो आप हेडिंग देंगे भाषा के भाग। भाषा के भाग यानी भाषा के कौन कौन से भाग होते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं व्याकरण के भाग। भाषा के भाग या व्याकरण के भाग, व्याकरण के भाग बात एक ही है ना। भाषा के भाग या व्याकरण के भाग। तो भाषा के कौन कौन से भाग होते हैं, तो भाषा का पहला भाग क्या होता है, तो आप लिखेंगे भाषा का पहला भाग होता है वर्ण व्यवस्था। क्या होता है भाई, वर्ण व्यवस्था। अब आप कहेंगे वर्ण व्यवस्था क्या होता है, तो आपको बता दें वर्ण व्यवस्था में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है स्वर और एक आता है आपका दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन मिलकर के क्या बनाते हैं, वर्ण व्यवस्था बनाते हैं। 2 नंबर पे क्या आता है भाई, तो 2 नंबर पे आप वर्ण से मिलकर के क्या बनता है भाई, शब्द बनता है। क्या बनता है, शब्द बनता है। तो आप लिखेंगे शब्द व्यवस्था, शब्द व्यवस्था। अब शब्द व्यवस्था में क्या क्या आता है, तो उसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक होता है विकारी, एक होता है विकारी, विकार माने परिवर्तन, यानी जिसमें परिवर्तन हो सके, और एक होता है अविकारी, एक होता है अविकारी। अ माने नहीं, विकार माने परिवर्तन, यानी जिसमें परिवर्तन ना हो। तो परिवर्तन किसमें नहीं होता है भाई, अव्यय में। किसमें नहीं होता है, अव्यय में। ठीक है, शब्द व्यवस्था में अविकारी के अंतर्गत अव्यय आता है, और विकारी में इस अव्यय के अलावा जितना बचता है, जैसे संज्ञा, क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, यह सभी किस में आते हैं भाई, तो आप बताएंगे यह विकारी के अंतर्गत आते हैं। यानी विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आता है, और अविकारी में अव्यय आता है। अ माने नहीं, विकार माने परिवर्तन, यानी जिसमें परिवर्तन ना हो उसी को ही हम अव्यय कहते हैं। विकारी का विकारी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सभी में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को हम लोग समझेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको बता रहे हैं सिलेबस कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं, और अविकारी में अव्यय आता है। अब तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे वर्ण हो गया, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से क्या बनता है भाई, पद। क्या बनता है, पद। तो अगला क्या होगा हेडिंग, पद व्यवस्था। अब पद व्यवस्था क्या होता है, जरा इसको भी समझ लीजिए। पद क्या होता है भाई, जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस मिलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक या 2 शब्द जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, पद बनता है। 2 शब्दों के मिलने से पद बनता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है गंगा, एक शब्द है गंगा, और एक शब्द है जल, एक शब्द है गंगा और एक शब्द है जल। तो शब्द क्या बन गया भाई, गंगा जल। क्या बन गया, गंगा जल। अब मान लीजिए हमको इसको इकट्ठा इसे लिख दिए, तो क्या इसे अब शब्द कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। इसे अब आप शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 शब्द मिल गए, एक गंगा और एक जल। जैसे मान लीजिए शब्द है राजमहल, एक शब्द हो गया राज, दूसरा शब्द है महल।
ठीक है। नया शब्द क्या बन गया, तो आप बताएंगे राजमहल। क्या बन गया, राजमहल। तो अब यह राजमहल शब्द नहीं कहलाएगा, अब यह पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पद। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक शब्द क्या है, राज, और दूसरा क्या है, महल। तो शब्द क्या बन गया, राजमहल। तो अब इसे आप राजमहल को शब्द न कह करके पद कहेंगे, शब्द न कह करके पद कहेंगे। और यहाँ पर आप देखें एक शब्द है राज और ये क्या है, महल। तो ये अलग अलग है, इसलिए ये शब्द है, ये भी शब्द है। लेकिन जब दो शब्द आपस में मिल गए तो क्या बन गया, पद बन गया। यानी कहने का मतलब यह है कि दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है, पद बनता है। अब चौथे नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपको बता दें, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, और पद से क्या बनता है, वाक्य। तो अगला हेडिंग क्या होगा, वाक्य व्यवस्था। क्या होगा भाई, वाक्य व्यवस्था। अब वाक्य व्यवस्था क्या होता है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक रचना के आधार पर वाक्य होता है, रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य होता है, रचना के आधार पर वाक्य। और एक होता है आपका, एक रचना के आधार पर वाक्य, और एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य, यानी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो अर्थ के आधार पर बनाए जाते हैं, यानी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो रचना के आधार पर बनाए जाते हैं, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो अर्थ के आधार पर बनाए जाते हैं। वाक्य कोई भी आप बना सकते हैं, जैसे रीता खाना बना रही है, मोहन स्कूल जा रहा है, राजू काम कर रहा है। तो तमाम जो है क्या बनाए जा सकते हैं, वाक्य बनाए जा सकते हैं। और वाक्य जब भी आप बनाएंगे तो किस आधार पर बनेगा, रचना के आधार पर वाक्य बनेगा और अर्थ के आधार पर वाक्य बनेगा। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी रही, एक बेसिक जानकारी रही। आज के क्लास में मैंने सिर्फ आपको बेसिक जानकारी दिया कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आपको पढ़नी है। बस ये मैंने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया। बाकी कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।